नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को करवाने वाला हूं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और याद रखना एक चीज कि गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ह्यूमैनिटीज वाले जो हमारे दोस्त हैं, कैसे भारत सरकार, कैसे बजट और कैसे इकोनॉमी, तीनों के अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। इस चैप्टर के अंदर उसके अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं यार। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो सबसे पहले तुम्हें पता करना जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो लिखो जरा अपनी कॉपी में, क्योंकि बाबा जी और तुम्हारा कॉन्वर्सेशन हो चुका है। बाबा जी ने बोला है कि कॉपी लेके बैठना, मतलब कॉपी लेके बैठना है। गवर्नमेंट बजट अपने आप में एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है एस्टिमेट्स। अब ये टर्म तुम्हें यहां पे यूज करना बहुत जरूरी है। 20 डेज प्लेज है, शॉर्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज छोड़ना नहीं है। एस्टिमेट्स को रिकॉर्ड करता है अबाउट द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट डज रिसीट्स मींस? भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आ रहा है, जिस भी सोर्स से आ रहा है, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। रिसीट यानी पूरी की पूरी इनकम और या लोन या जो भी पैसा आ रहा है, ये सब रिकॉर्ड कर लिया। आता हुआ, अब जाता हुआ भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना भाई, तो जाता हुआ पैसा भी रिकॉर्ड होता है और वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। तो फिर से बोल देता हूं एक बार, गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है एस्टिमेट्स अबाउट द रिसीट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर। अब ध्यान देना भाई, इन दोनों को जो रिकॉर्ड किया जाता है, आगे लास्ट में लिख लेना, नुकसान नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब तुम्हें यह भी पता होना जरूरी है भाई कि फिस्कल ईयर किसको बोला जाता है। तो हमारे भारत के अकॉर्डिंग जो फिस्कल ईयर है, पूरी दुनिया छोड़ दो, फॉर अ फैक्ट मैं तुम्हें बता देता हूं, पूरी दुनिया अपना फिस्कल ईयर जनवरी टू दिसंबर लेके चलती है, लेकिन मेरा भारत महान आएगा, जनवरी टू दिसंबर हमारा भी फिस्कल ईयर बनेगा, लेकिन अभी के लिए अप्रैल टू मार्च रहता है। मतलब करंट ईयर का अप्रैल ले लो, 1 अप्रैल, और अगले साल का मार्च ले लो। तो अप्रैल टू मार्च हमारा फिस्कल ईयर चलता है या फाइनेंशियल ईयर चलता है, जो भी तुम उसको बोलना चाहते हो। और इसके अंदर जो हम एस्टिमेट्स को रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा गवर्नमेंट बजट, यानी अगर अपने भारत की बात की जाए तो भारत सरकार का बजट कहलाता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पे आ जाते हैं। बड़ा सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर तुम्हें यह याद रखना है कि किस उद्देश्य के साथ बजट बनाया जाता है, क्या विजन लेके बजट बनाया जाता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला पॉइंट इसके अंदर आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भारत सरकार हर साल अपने नए उद्देश्य लेके चलती है, यानी नए ऑब्जेक्टिव्स लेके चलती है, नए विजन्स लेके चलती है, और यही भारत सरकार का यहां पे काम है। हर साल इधर से शिफ्ट करके रिसोर्सेज को कहीं और लगाना और यहां से शिफ्ट करके फिर कहीं और लगाना। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे यूसेज में लेके आना, जहां पे इस साल में, करंट ईयर में बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करो फटाफट, बाबा जी का यहां पे ज्ञान आने वाला है कि आपको इसमें दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले इकोनॉमिक मोटिव, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि भारत सरकार सिर्फ एक ही चीज लेके नहीं चल सकती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भारत सरकार को सर्वाइव करवाता है, तो पब्लिक वेलफेयर सपोर्ट दिलवाता है आम जनता का। तो भारत सरकार किस तरीके से इंफ्लुएंस कर सकती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को? सबसे पहली बात आ जाती है भाई इसके अंदर, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। भारत सरकार हर उस सेक्टर को प्लीज करना चाहती है जहां भारत सरकार को लगता है कि उनको हमारी, मतलब भारत सरकार की जरूरत है। और भारत सरकार के पास अपने जेन्युइन रीजंस भी हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई, लिकर हो गया, ये जो पूरा बिजनेस हो गया, भारत सरकार इसको दबाना चाहता है और इसलिए इन पे हाई टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम खादी ग्रामोद्योग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आइटम्स हो गए, भारत सरकार चाहता है इनको प्रमोट करना। भारत सरकार चाहता है कि हमारे देश का नाम दूर दूर तक हो, और इसलिए इन पे टैक्सेस को कहीं ना कहीं कम कर दिया जाता है और इवन सब्सिडीज भी दी जाती है। तो भारत सरकार के ऊपर है, जिसको प्रमोट करना चाहेगा उसको भारत सरकार सब्सिडीज देगा, टैक्स कंसेशंस देगा, टैक्स बेनिफिट्स देगा। और हां, जहां भारत सरकार को लगता है कि इन चीजों को खत्म करना चाहिए या बंद करना चाहिए, भारत सरकार उन पे हैवी टैक्सेस को इंपोज कर देगा। सेकंड पॉइंट आता है इसी के अंदर, यानी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भारत सरकार ये बहुत अच्छे से जानता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स को कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो वो कभी उसके अंदर एंटर ही नहीं होना चाहेंगे। जैसे बात की जाए हमारे स्वच्छ भारत अभियान की, यहां पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं लगता है कि अगर वो स्वच्छता रखते हैं तो उन्हें कोई प्रॉफिट है, जेन्युइनली देखा जाए तो। इसलिए
वो उस पर कोई एक्टिव एक्शन भी नहीं लेते हैं। ये चीजें भारत सरकार खुद अंडरटेक करता है। जैसे बात की जाए रेलवेज की, रेलवेज में चीप फेयर पे कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री काम नहीं करना चाहेगी, जो कि भारत सरकार करके दे रही है। और इनके सिर्फ कुछ कारण यही हैं कि भारत सरकार का एजेंडा है, ये वो चीजें हैं जो भारत सरकार अंडरटेक करे। क्यों? ताकि आम जनता को फायदा हो सके। आम जनता का सिर्फ एक मोटिव है, देश के अंदर अच्छे से आराम से रहना, कुछ चीजों को चीपर रेट्स पे उठाना, क्योंकि वो उस चीज को हायर रेट्स पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार उसमें उनकी मदद करती है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट इसके अंदर, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये भारत सरकार को फिर से बहुत अच्छे से पता है कि हमारे यहां पे रिच क्लास एक अलग दिखता है और पुअर क्लास एक अलग दिखता है, और इस इनइक्वालिटी को खत्म करना है। जो भी ज्यादा कमाएगा, भारत सरकार का कहना है कि आप भारत सरकार के ही या हमारे देश के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आपको टैक्सेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा देने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अपने बेनिफिट के लिए उन टैक्सेस को यूज करेगी। क्लियरली कहना है कि whatever the taxes that are being collected through the rich class people या बड़े business houses के through, that will be utilized for the betterment or for the welfare of the poor public in general। यानी वो लोग जो कि अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं या सोसाइटियल सपोर्ट मांगते हैं, ये टैक्सेस उनके वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं, सो दैट ये जो इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म किया जा सके। मुफ्त में एजुकेशन देना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब का पैसा कहां से आता है? जो भारत सरकार टैक्सेस कलेक्ट करती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ मेरे भाइयों और बंधुओं, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को यह पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मालूम नहीं है ना कि इसके अंदर क्या लिखना है, और ये पूछा जाएगा, इसको आईएमपी भी डाल देना, मेरे साथ नोट्स बनाते चलना। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहां पे क्या बताता है। पहली चीज, दो कंडीशन भारत के अंदर देखी जा सकती है। पहला आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, मतलब हमारे भारत के अंदर जो गुड्स डिमांड किए जा रहे हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और एग्रीगेट सप्लाई यानी जो भारत के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो कंपैरेटिवली कम है। प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा, डिमांड उससे ज्यादा हो रही है, इसके कारण महंगाई बढ़ने लगती है। इसको नाम दिया जाता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारे भारत के अंदर जो बैठा हुआ है वो है भारत सरकार। अगर भारत सरकार डिमांड करना कम कर देगी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन, क्योंकि मैंने फिर से बोल रहा हूं सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत सरकार, क्योंकि ये लमसम में खरीदारी करती है, अगर इन्होंने अपने एग्रीगेट डिमांड को कट ऑफ कर दिया तो इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है। और इसलिए भारत सरकार या गवर्नमेंट बजट के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आई जा सकती है। इसी के साथ साथ मैं तुम्हारे साथ दूसरा पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट कहता है यहां पे, भाई मैं भूल गया, हाँ मुझे याद आ गया, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब मार्केट में प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई, मार्केट में प्रोड्यूसर्स तो काफी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई डिमांड करने वाला नहीं है। ऐसे में रोल चालू होता है हमारी भारत सरकार का, जो कि सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। अगर वो खरीदारी तेज कर देंगे, वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देंगे, तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और मार्केट में लोग फिर से खरीदारी करने लगेंगे। ये भारत सरकार अपने ऊपर से कदम उठा सकते हैं अगर उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है तो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बाबा जी डिफ्लेशन अच्छा या इन्फ्लेशन अच्छा, क्योंकि इवन तो हो नहीं सकता, या तो इस किनारे होगे या तो उस किनारे होगे। तो बच्चों मेरे, मैं तो यही बोलूंगा कि इन्फ्लेशन अच्छा है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी, इकोनॉमी अपने आप को बूस्ट करना चाहेगी और प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहेगी। एक एंथुजियाज्म रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा कि डिमांड बहुत ज्यादा है और उसको कवर अप करना है। तो फ्रॉम माय साइड इन्फ्लेशन इज गुड, एक लेवल तक समझो उस बात को, डिफ्लेशन बहुत बुरा है। अगेन मैं नेक्स्ट पॉइंट में टेक्निकलिटी में आने वाला हूं, तो दिमाग के दरवाजे खोल लो, क्योंकि मैं बहुत अजीब सी बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं पब्लिक वेलफेयर की, जिसके ऊपर मेरा फोर्थ पॉइंट बेस्ड है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। भारत सरकार को अपने बजट में जगह निकालनी पड़ती है किस तरीके से वो पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करेंगे। नाउ पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना जरूरी क्यों है? ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट्स आज के टाइम पे हमारे भारत के अंदर देखे जाते हैं, जैसे बात की जाए रेलवेज की या फिर रोडवेज की, या इवन अगर मैं आगे बात करूं पोस्ट ऑफिस की या इलेक्ट्रिसिटी की, ये वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं जिनको भारत सरकार खुद और स्वयं मैनेज करती है, और इसको नाम दिया जाता है नेचुरल मोनोपोली। अब भारत सरकार को इसमें नेचुरल मोनोपोली क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि भारत सरकार भारत के विकास के बारे में सोचती है। भारत सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है कि जो भी हमारी पब्लिक तक पहुंचे वो जस्ट और फेयर हो, यानी वो चीज जिसके लिए पब्लिक को कम से कम पैसा देना पड़े। ऑटोमेटिकली ये नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। अब आप पूछ रहे होगे भैया नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या हुआ?
सुनो इस बात को। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है जब भारत सरकार हमारी जो मार्केट प्राइस है इवन उससे भी लो प्राइस पे चीजें या गुड्स या सर्विसेज ऑफर करने लगे, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, क्योंकि उसके बाद जो भी उस चीज को मार्केट में ऑफर करना चाहेगा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके देना चाहेगा। भारत सरकार उससे काफी नीचे प्राइस पे दे रही है, तो भारत सरकार ने ऑब्वियसली नेचुरल मोनोपोली मंगवा ली या बना ली। इसको बोला जाता है, फिर से बोल देता हूं, नेचुरल मोनोपोली। तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का वेलफेयर रेगुलर चलना चाहिए, पब्लिक को इसका फायदा मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट बजट के अंदर इन पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए कुछ अमाउंट निकाल के अलग से रखा गया हो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसे नाम दिया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रखना, तुम्हारे पास पेन और पेपर यानी कॉपी यानी नोटबुक होना जरूरी है इस पॉइंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर पूरी टेक्निकलिटी है, और अगर तुमने ये लिख दी तो बल्ले बल्ले नाचो, क्योंकि तुमने एक नंबर काम किया। बोलना चालू कर रहा हूं, सुनना चालू करना। भारत सरकार का सिर्फ एक ही काम है, और वो है ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत सरकार का दिमाग क्या चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज में कभी अंतर नहीं आना चाहिए, और वो है भारत का विकास। भारत कभी भी ग्रोथ करता हुआ सिर्फ एक तरीके से दिख सकता है, और वो है जैसे जैसे भारत सरकार के गुड्स एंड सर्विसेज में ग्रोथ दिखेगी, यानी आउटपुट में ग्रोथ दिखेगी, और वो आउटपुट की ही ग्रोथ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। नाउ फिर आप मुझसे ये पूछोगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में ग्रोथ है, इसका गवर्नमेंट बजट से क्या लेना देना? अगर भारत सरकार इस चीज को लेकर काफी सीरियस हो जाए कि हमें ग्रोथ के बारे में सोचना है, तो आउटपुट के बारे में सोचना है, तो उसके लिए भारत सरकार दो फैसले लेगी। पहला, भारत सरकार टैक्स रिबेट प्रोवाइड करवा सकती है, या फिर और अदर इंसेंटिव्स दे सकती है, सब्सिडीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी था, उन प्रोडक्टिव वेंचर्स को, उन ग्रोथ ओरिएंटेड वेंचर्स को जो कि वाकई में भारत के जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनको आपको और डेवलप करना है, और उसके लिए भारत सरकार का सपोर्ट वहां पे जरूरी हो जाता है। भारत सरकार इनको इजी फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, या और बेनिफिट्स भी दे सकती है, सिर्फ एक मोटिव से कि ये भारत की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। जब ऐसे प्रोडक्टिव वेंचर्स के अंदर या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर भारत सरकार के इन्वेस्टमेंट्स होने लगेंगे, तो याद रखिए, जब ये ग्रो होते हैं तो पूरा भारत जाग जाता है, और हर कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने लगता है अपना पैसा सेव करके। तो यानी अगर हमारे इंडिया के अंदर हमें ग्रोथ दिखेगी, तो हर वो पब्लिक के अंदर बैठा हुआ इंसान सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा डालने लगेगा, बिकॉज ही नोज कि भैया आगे मेरा पैसा ग्रो होगा अगर मैं अपना पैसा भारत सरकार में लगाता हूं या फिर उन प्रोडक्टिव वेंचर्स की ग्रोथ में लगाता हूं। सेकंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाती है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक बता देता हूं। डेवलपमेंट जो ऑलराउंड आप देखते हो, रोडवेज बनता हुआ, रेलवेज बनता हुआ, एयरवेज में ग्रोथ जो आप देख रहे हो, ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सब कुछ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सब जो आप देखते हो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप करना जहां पे हर चीज अवेलेबल है, इंटरनेट, वाईफाई से लेके एक अच्छी खासी रोड, सब कुछ जब एक चीज एक हेड के अंदर आ जाता है तो उसको नाम दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ भारत सरकार जब इंटेंशनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो कंपनीज को चांस दे देती है ग्रो करने का। भारत सरकार जब खर्चा करना चालू करती है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब होना लगता है, पता नहीं मैंने क्या बोला, बट ठीक है आप समझ गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब होने लगता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इंडिया में आने वाली डिमांड, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट नई चीजों की डिमांड करेगा, और जब नई चीजों की डिमांड हमारे मार्केट में होगी तो इंडस्ट्रीज उन चीजों को डेवलप करना चालू करेगी, ग्रो करना चालू करेगी, बनाना चालू करेगी, प्रोडक्शन में डालेगी, आउटपुट बनेगा। ये कब होगा? जब भारत सरकार इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम कंज्यूमर तो अलग ठहरे, ये जितनी भी चीजें तुम्हें नेशन वाइड ग्रो होती दिख रही हैं, ये सिर्फ एक कारण से है, और वो हमारी भारत सरकार, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारे इंडिया के अंदर भारत सरकार है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ जाना चाहिए मेरे नाम की कि भैया इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत सरकार। और लास्ट आ जाता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। हाँ, मैं बता चुका हूं कि पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी यह भी है कि सिर्फ एक जगह का विकास नहीं होना चाहिए, पूरे भारत का विकास होना चाहिए, पूरे भारत में डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हर एक एरिया पे उतना ही ध्यान दिया जाए, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए। सिर्फ कुछ सिटीज को पकड़ के डेवलपमेंट अगर आप करेंगे तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नहीं कहलाएगा। गवर्नमेंट के बजट में हर एक स्टेट के लिए उतना ही अपना प्रावधान या फिर एस्टिमेशन होना चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी रीजन विद इन इंडिया कैन बी डेवलप्ड।
कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।